हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह लीजिए ताई मम्मा, आज की आखिरी खुराक और ध्यान से सुनिए। नो अचार, नो चटनी और नो ठंडा पानी, तभी ठीक होगी आपकी खांसी। अब आप सो जाइए। बल्ब बंद कर दिया रिया ने, गुड नाइट कहा और कमरे से बाहर निकल गई। बहुत लंबी उम्र पाओ, सदा सुखी रहो बेटा। ये ताई मम्मा के दिल से निकले शब्द थे। आंखें मूंद कर वह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन न जाने क्यों आज नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मन बेलगाम घोड़े सा सरपट अतीत की ओर भागा जा रहा था और ठहरा तो उस पड़ाव पर जहाँ से वर्षों पहले उनका सुखद गृहस्थ जीवन शुरू हुआ था। माया इस घर की बहू बनकर जब आई थी तो बस 3 सदस्यों का परिवार था और चौथी वह आ गई थी जिसे घर भर ने स्नेह सम्मान के साथ स्वीकारा था। सास यूँ लाड लड़ाती जैसे वह बहू नहीं इकलौती दुलारी बेटी हो। छोटे भाई सा उसका देवर आनंद भाभी भाभी कहता उसके आगे पीछे डोलता और पति अविनाश के दिल की तो मानो वह महारानी ही थी। माया की एक मांग उठती तो घर के तीनों सदस्य जी जान से उसे पूरा करने में जुट जाते और फिर स्वयं अपने ही पर वह इतरा उठती। सोने पर सुहागे की तरह 4 सालों में 2 प्यारे बेटों नवीन और नमन को जन्म देकर तो मानो माया ने किला ही फतह कर लिया। दोनों बेटों के जन्म के उत्सव किसी शादी ब्याह के जैसे ही मनाए गए थे। राज कर रही थी माया, घर पर भी और घर वालों के दिलों में भी। स्वर्ग किसे कहते हैं, यही तो है मेरी धरती का स्वर्ग। माया अक्सर सोचती आनंद ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही लड़की पसंद कर ली थी और नौकरी लगते ही उसे लाकर माँ और भाई भाभी के सामने खड़ा कर दिया था। जब इन दोनों ने कोई ऐतराज नहीं किया तो भला वह कौन होती थी विरोध करने वाली। इस तरह सौम्या देवरानी बनकर इस घर में आई तो माया को पहली बार लगा कि उसका एक छत्र ऊंचा सिंहासन डोलने लगा है। सौम्या देखने में जितनी खूबसूरत थी उतना ही खूबसूरत उसका विनम्र स्वभाव भी था। ऊपर से वह कमाऊ भी थी, आनंद के साथ ही काम करती थी और उसके बराबर ही कमाती थी। इतने गुणों के बावजूद अभिमान से वह एकदम अछूती थी। देवरानी के ये तमाम गुण माया के सीने में कांटे बनकर चुभते थे और उसके मन में हीन ग्रंथियां पन पाते थे। माया के निरंकुश शासन को चुनौती देने सौम्या आ पहुंची थी, जो उसे खलनायिका की तरह लगती थी। सौम्या माँ के इस पुकार पर जब वह काम छोड़कर भागी आती तो माया जलकर खाक हो जाती। आनंद जो बच्चों की तरह हरदम भाभी ये दो भाभी वो दो के गीत गाता उसके आगे पीछे घूमता और अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए उसे ही पुकारता था। अब सौम्या पर निर्भर हो गया था। हाँ, पति अब भी उसके अपने ही थे, लेकिन जब माया सौम्या के साथ मुकाबला करती या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती तो अविनाश समझाते, माया सौम्या के साथ छोटी बहन की तरह आचरण करो तभी इज्जत पाओगी। तब वह कितना भड़कती थी और सौम्या का सारा गुस्सा अविनाश पर निकालती थी। सौम्या के प्रति माया का कटु व्यवहार माँ को भी बेहद अखरता था, मगर वह खामोश रहकर अपनी नाराज़गी जताती थी, क्योंकि लड़ना झगड़ना या तेज बोलना माँ जी के स्वभाव में शामिल नहीं था। सौम्या नवीन और नमन को भी बहुत प्यार करती थी। वे दोनों भी चाची चाची की रट लगाए उसके इर्द गिर्द मंडराते, लेकिन यह सब कुछ भी माया को कब भाया था। कभी झिड़क कर तो कभी थप्पड़ मारकर वह बच्चों को जता ही देती कि उसे चाची से उनका मेल जोल बढ़ाना पसंद नहीं। बच्चे भी धीरे धीरे पीछे हट गए। फिर साल भर बाद ही सौम्या भी माँ बन गई, एक प्यारी सी गोल मटोल बेटी को जन्म देकर। पहली बार माया ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि बेटी को जन्म देकर सौम्या उससे एक कदम पीछे और एक पद नीचे हो गई है, लेकिन यह माया का बड़ा भारी भ्रम था। 3 पीढ़ियों के बाद इस घर में बेटी आई थी जिसे माँ जी ने पलकों पर सजाया और सौम्या को दुलार कर धन्यवाद भी दिया। माँ और आनंद ही नहीं, अविनाश भी बहुत खुश थे। उतना ही भव्य नामांकन हुआ जितना नवीन और नमन का हुआ था और उसे नाम दिया गया सोना। फिर 2 साल बाद दूसरी बेटी मोना आ गई। आनंद की गुड़िया सी बेटियों में माँ जी के प्राण बसते थे। लगभग यही हाल अविनाश का भी था। माया से यह बर्दाश्त नहीं होता था। वह अक्सर चिढ़कर बड़बड़ाती, वंश तो बेटों से ही चलता है ना।
बेटियां तो पराया धन है, इन्हें इस तरह सिर पर धरोगे तो बिगड़ेगी नहीं। उधर माया के कटु वचनों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। इधर बच्चों में भी अनबन रहती। अक्सर नवीन नमन के हाथों पीटकर सोना और मोना रोती हुई दादी के पास आती तो सौम्या बिना किसी को कोई दोष दिए बच्चियों को बहला लेती कि कोई बात नहीं बेटा, बड़े भैया लोग हैं ना। लेकिन दादी माँ से सहन नहीं होता। आखिर एक दिन तंग आकर उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी, बस अब समय आ गया है कि तुम दोनों भाइयों को अपने जीते जी अलग कर दो, नहीं तो किसी दिन किसी एक बच्ची का सर फूटा हुआ होगा यहाँ। माँ का फैसला मानो पत्थर की लकीर था और घर 2 बराबर हिस्सों में बंट गया। माँ ने साफ शब्दों में माया से कह दिया, बड़ी बहू तुम अपनी गृहस्थी संभालो, मैं अनंत के पास रहूँगी। सौम्या नौकरी पर जाती है और उसकी बच्चियाँ बहुत छोटी है अभी, उन्हें मेरी सख्त ज़रूरत है। हाँ, तुम्हें भी अगर कभी मेरी कोई ख़ास ज़रूरत पड़े तो पुकार लेना, शौक़ से आऊँगी। माया स्वतंत्र गृहस्थी पाकर बहुत खुश थी, लेकिन हर समय बड़बड़ाना उसकी आदत में शुमार हो चुका था। अतः जब तब उच्च स्वर में सुनाती, अरे कर लो अपनी बेटियों पर नाज, कि ब्याह के समय तो भाइयों के नेक पूरे करवाने के लिए मेरे बेटों को ही बुलाने आओगी ना, या बेटे के बिना तो गति भी नहीं होती। बेटा ही तो चिता को आग देता है, खुश हो लो अभी। माया की इन हरकतों की वजह से माजी ने तो उसके साथ बातचीत भी बंद कर दी थी। सौम्या ने भी पलटकर न तो कभी जेठानी को जवाब दिया और न ही कभी झगड़ा किया। अपनी इसी विनम्रता के कारण तो वह सास और पति के मन में बसी थी। अविनाश भी उसकी सराहना करते न थकते थे। जीवन की बही खाते से एक एक साल घटता गया और एक एक जुड़ता गया। एक घर के 2 हिस्सों में बच्चे पल बढ़ रहे थे। नवीन पढ़ाई और खेल में अच्छा खासा था, जबकि नमन का ध्यान पढ़ने लिखने में था ही नहीं। उसके लिए एक क्लास में 2 साल लगाना आम बात हो गई थी। इधर सोना और मोना दोनों ही बेहद जहीन थी, पढ़ाई में और व्यवहार में अति शालीन और शिष्ट। आनंद, सौम्या और माँ ने उन्हें बेटों की तरह पाला था। वैसे भी यह दोनों सर्वाधित है कि यदा माँ तथा संतान कुछ इसी तरह के थे। दोनों घरों के बच्चे, कब उनका बचपन बीता और कब यौवन की दहलीज उन्होंने कदम रखा, पता ही न चला। फिर आए अप्रिय घटनाओं के साल, जिन्होंने नए नए इतिहास लिखे। एक साल वह आया जब नवीन अपनी योग्यता के बलबूते पर ऊंचे पद पर नियुक्त हुआ, और दूसरे साल बिना किसी की राय लिए उसने एक NRI लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होते ही उसने चंद महीने बाद ही सबको गुड बाय कहकर अमेरिका की ओर उड़ान भर ली। तीसरे साल नमन अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए मनाली गया तो वहां से वापस ही नहीं आया। बाद में एक दोस्त ने घर आकर माया को नमन द्वारा एक क्रिश्चियन लड़की से प्रेम विवाह किए जाने के बारे में बताया। आंटी, उसका नाम डैना है, उसकी आंखें नीलम जैसी नीली है, बाल सुनहले हैं और रंग दूध सा गोरा, पूरी अंग्रेज लगती है वह। उसके पिता का मनाली में एक शानदार बियर बार है। इन तमाम बातों को सच साबित करने के लिए नमन का खत चलाया। माँ, मुझे डैना पसंद थी, वह भी मुझे पसंद करती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे, मगर उसके डैड की 2 शर्तें थी। एक तो मैं धर्म बदलकर ईसाई बन जाऊं और दूसरी मुझे वहीं रहकर उनका काम संभालना होगा। माँ, मेरे लिए यह सुनहरा मौका था, अतः मैंने डैना के डैड की दोनों शर्तें मान ली और कल चर्च में उसके साथ शादी कर ली। आप लोगों से इजाज़त लेना बेकार था, क्योंकि आप कभी इसके लिए तैयार न होते, इसलिए बस सूचित कर रहा हूँ और आपका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। नमन, माया और अविनाश को लगा जैसे सारे कहर एक साथ टूटकर उन पर आ गिरे। बस एक धरती ही नहीं फटी जिसमें दोनों समा जाते। धर्म बदल लिया, अपने अस्तित्व को ही बेच डाला। ऐसा अधम और अवसरवादी इंसान मेरा बेटा कैसे हो सकता है? उस लड़की से बेशक ब्याह करता, मगर धर्म तो न बदलता। तब शायद मैं उसको माफ़ भी कर देता और लड़की को बहू भी मान लेता। लेकिन अब कभी नाम भी न लेना उसका माया मेरे सामने। अविनाश ने एक लंबी खामोशी के बाद यह शब्द कहे थे। माया भी जाने किस रोह में एक ठंडी सांस लेकर बोल गई, काश बेटों की जगह हमारी भी 2 बेटियां होती तो सिमटकर इज्जत से घर तो बैठी होती। बेटियां हमारी भी आंखों पर अपनेपन का चश्मा चढ़ाकर देखो माया, नजर आ जाएंगी। तल्ख स्वर में अविनाश ने कहा था। इस घटना के 1 माह बाद ही माजी चल बसी।
एकदम अचानक शायद नमन और नवीन की तरफ से मिला दुख ही इस मौत की वजह रहा हो। माया का अभिमान अब चूर चूर होकर बिखर गया था। अब ना तो वह चिड़चिड़ाती थी और नहीं चिल्लाती थी। खुद अपने ही से वह बेहद शर्मिंदा थी। एकदम खामोश रहती और जब दर्द सहन शक्ति की सीमा को लांघ जाता तो रो लेती। सोना और मोना को अब माया अपने पास बुलाना चाहती, दुलारना चाहती, मगर वह हिम्मत नहीं जुटा पाती। उन बच्चियों के साथ किया अपना कटुपूर्ण व्यवहार उसे याद आता तो शर्म से सर नीचा हो जाता। एमबीए के बाद सोना को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई तो माया की दिल की गहराई से आवाज़ आई कि काश 2 बेटों की जगह सिर्फ एक बेटी होती तो आज मैं गर्व से भर उठती। मोना एमबीबीएस का डॉक्टर बन चुकी थी और अब एमडी की तैयारी कर रही थी। सोना का रिश्ता उसके ही स्तर के एक सुयोग्य युवक सुमेश से हो गया। सोना की शर्त थी कि वह बिना दान दहेज के ब्याह करेगी और सुमेश को यह शर्त मंजूर थी। ब्याह हो गया और कन्यादान माया और अविनाश के हाथों कराया गया। माया कृतज्ञ थी सौम्या की, कम से कम एक संतान को ब्याह का सुख सौभाग्य तो सौम्या ने उसके सोने आंचल में डाल दिया। सोना की विदाई के बाद तो अविनाश बिल्कुल ही खामोश हो गए। बोलते तो वह पहले भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब तो बस ज़रूरत भर बात के लिए मुंह खोलते। उम्र के साथ साथ शायद उनका गम भी बढ़ता जा रहा था। गम बेटों के विछोह का नहीं, उनकी कटुपूर्ण चालाकियों का था। उनके दिल का सबसे बड़ा दर्द था नमन का धर्म परिवर्तन। कई बार वह सपने में बड़बड़ाते, कभी माफ़ नहीं करूँगा नीच को, मेरी चिता को भी हाथ न लगाने देना उसको माया। कहते हैं ना, इंसान 2 तरह से मरता है, एक तो सांसें थम जाने पर और दूसरा जीते जी पल पल मरकर। यह दूसरी मौत पहली मौत से ज़्यादा तकलीफदेह होती है, क्योंकि ज़िंदगी की हसरतें और जीने की इच्छा मरती है, लेकिन एहसास तो जीवन रहते हैं ना। ऐसे ही मौत जी रहे थे अविनाश और एक रात वह सदा के लिए खामोश और मुक्त हो गए। अविनाश के मौत की वह भयानक रात याद आते ही माया अतीत के घरौंदों से निकलकर वर्तमान के धरातल पर आ गई। उसे अच्छी तरह से वह रात याद है जब दोनों एक साथ ही एक ही पलंग पर सोए थे, लेकिन सुबह वह अकेली उठी और वह हमेशा के लिए सो गए। कैसी अजीब बात थी उस शांत निद्रा में कि एक रात खुद चलकर गए बिस्तर तक और सुबह किसी और ने उतार कर नीचे धरती पर लिटाया। इस तरह काल का प्रवाह अपने साथ उसके जीवन के उस आखिरी तिनके को भी बहा ले गया जिसके सहारे उसे इस संसार सागर से पार उतरना था। आनंद ने बाद में बहुत जोर दिया कि नवीन तो विदेश में है, नमन को ही बुला लिया जाए, लेकिन पति की इच्छाओं का मान रखते हुए माया ने किसी भी बेटे को खबर तक करने नहीं दी। आनंद ने ही भाई का दाह संस्कार किया। कैसे सोने सी अयोध्या नगरी थी जिसमें वह ब्याह कर आई थी और अपने ईर्ष्या व द्वेष की आग में जलकर उसे लंका बना डाला। बेटे बाद में बारी बारी से आए, पर उनका आना और जाना एकदम औपचारिक था। माया भी बेटों के लिए वितरागनी ही बनी रही। फिर तो यह अध्याय भी सदा के लिए बंद हो गया। सोना, सुमेश, मोना, सौम्या चारों एक दिन एक साथ आए और जिद पकड़कर बैठ गए, ताई मम्मा। बच्चों के प्यार के आगे माया हार गई और वह एक आंगन से दूसरे आंगन में चली आई। उसे याद आया सोना के ब्याह के लिए जब सौम्या उसके लिए अपने ही जैसी सुंदर और महंगी साड़ी लाई थी और मोना ने उसे खूबसूरती से तैयार किया था। तब वह हुलस कर उठी थी। देखा अविनाश, कितनी प्यारी बच्चियां हैं और एक हमारे पूत हैं। काश। और एक निश्वास लेकर माया ने फिर यादों का सूत्र थाम लिया। यह क्षतिपूर्ति थी अपने दुष्कर्मों की, बच्चों के प्रति प्यार था, या उनके मधुर व्यवहार का पुरस्कार कि एक दिन माया ने अपने वकील को बुलाया और अपने हिस्से की तमाम चल अचल संपत्तियां सोना मोना के नाम कराने की इच्छा जाहिर की। लेकिन आनंद और सौम्या ने वकील को यह कहकर लौटा दिया, भाभी आप माने या ना माने, यह नवीन नमन की धरोहर है और हम इस अमानत में आपको खयानात नहीं करने देंगे। सोना सुमेश छुट्टियों में आते तो सौम्या की तरह ही माया को भी स्नेह सम्मान देते। सुमेश दामाद की तरह नहीं, बेटी की तरह खुलकर मिलता और उन्हें ताई मम्मा नहीं बड़ी मम्मा कहकर बुलाता। कहता कि आपने ही तो सोना का हाथ मेरे हाथ में दिया है, फिर आप मेरी बड़ी मम्मा हुई कि नहीं। घर की मीठी चहल पहल पहले मन में कसक जगाती थी, अब उमंग भरती है कि काश ये मेरे बेटी दामाद होते तो मैं दुनिया की सबसे सुखी माँ होती।
तभी अचानक उसे अविनाश की तिरस्कारपूर्ण निगाहें याद आ गई तो अपनी ओछी मानसिकता पर उसे अफसोस हुआ। मेरे ही तो बच्चे हैं ये, और सुखी तो हूँ ही मैं। और कैसा होता है सुख? चौथेपन की लाठी बनाने के लिए ही तो माँ बाप पुत्र की कामना करते हैं, और वह पुत्र तो कब के मेरा साथ छोड़ गए। मेरे अविनाश की मृत्यु का कारण भी बने, और यह फूल सी बच्चियाँ कैसे मेरे आगे पीछे डोलती है। यह सुख नहीं तो और क्या है? यही सुख भी है और स्वर्ग भी। सहसा माया के मन में यह ख्याल खलबली मचा गया कि बेईमान सासों का क्या भरोसा, ना जाने कब थम जाए, और हो सकता है उसकी इसी रात का कोई सवेरा ना हो। अविनाश के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। इसलिए अपनी एक खास इच्छा को आकार देने के लिए कागज कलम लेकर माया ने लिखना शुरू किया। मेरी संतान, मेरी 2 बेटियां सोना और मोना ही है, और यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को आग मेरी बड़ी बेटी सोना और दामाद सुमेश दे। यदि किसी वजह से वह मौजूद न हो तो यह हक मेरी छोटी बेटी मोना भास्कर को दिया जाए। मेरे घर, जेवर, बैंक के पैसे और शेष संपत्ति पर सौम्या, सोना और मोना का बराबर अधिकार होगा। मैं माया भास्कर पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के यह घोषणा कर रही हूँ ताकि सनद रहे। अब का शब्द को वह अपनी बाकी बची जिंदगी में कभी जबान पर नहीं लाएगी। यह निश्चय कर माया ने चैन की सांस ली और पत्र को लिफाफे में यह सोचकर बंद करने लगी कि सुबह यह पत्र मैं आनंद के हवाले कर दूंगी। पत्र को तकिए के नीचे रखकर माया सोने की कोशिश करने लगी। अब उसका मन शांत था और फूलों सा हल्का भी।